तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ 15 मिनट सीरीज का, है ना। हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए 15 मिनट की वीडियोस ला रहे हैं जो कि आपके करंट अफेयर, जितने भी आपके करंट अफेयर है सबको कवर करेगा। सितंबर 2024 से लेके सितंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स मैं आपको करवाने वाला हूँ सिर्फ 15 मिनट्स में, ठीक है। इससे आपको ध्यान से हर एक लेक्चर को देखना है और नोट्स की चिंता नहीं करनी। ये सारे जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया होगा, उसे जा वहां पे जाना और वहां से आप सीधा जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सितंबर 2024 का ही है ये पार्ट टू। पार्ट वन आ चुका है जिसमें 15 मिनट में मैंने अराउंड 8 टॉपिक आपको कवर करवा दिए थे। आगे के हम लोग 8 टॉपिक आज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इस बार। What was the primary objective of ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2024? ठीक है, 2024 में ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये पूछा गया आपसे। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू कंट्रीज अफेक्टेड बाय टाइफून यगी। ठीक है, तो आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया में टाइफून यगी आया था जिससे लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम जो भी कंट्रीज हैं ये काफी ज्यादा अफेक्टेड थी। तो इन सबको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, ऑपरेशन सद्भावना क्या है? टाइफून यगी से इंपैक्टेड जो भी कंट्रीज थी उनको एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ऑपरेशन सद्भावना। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे कि बीपीएससी में लगातार पूछे जाते हैं ना, ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अगर कोई इंडिया किसी कंट्रीज को देता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, है ना। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद रहेगा ऑपरेशन सद्भावना किसके लिए? टाइफून यगी के लिए है। ये चीज आपने ध्यान रखना है। समझ में आया? कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन गई थी। मोस्ट पावरफुल साइक्लोन माना गया था टाइफून यगी को, जिससे बहुत सारी कंट्रीज इंपैक्ट हुई थी। साउथ ईस्ट एशिया कंट्री की जो सबसे प्राइमरी जो कंट्री थी जिसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था वो था म्यांमार। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इन सबको क्या हुआ था? इन सबको एक तरीके से प्रोवाइड किया गया था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी लगातार साइक्लोन न्यूज में रहे हैं 2024 और 25 में, नाम जानना इंपॉर्टेंट है। पहला नाम क्या है? साइक्लोन फेंगल, ठीक है। तो फेंगल से इंपैक्ट कौन कौन सी कंट्रीज थे? इंडिया एंड श्रीलंका। इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं, यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है। तो फेंगल इंडिया और श्रीलंका 2024 में आया था। साइक्लोन दाना इंडिया को इंपैक्ट कर रहा था 2024 में। साइक्लोन रिवल 2024 में इंडिया एंड बांग्लादेश को इंपैक्ट कर रहा था। साइक्लोन मोचा म्यांमार एंड बांग्लादेश को इंपैक्ट कर रहा था। और साइक्लोन बिपरजॉय इंडिया और पाकिस्तान को इंपैक्ट किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिपरजॉय याद रहेगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। मोचा म्यांमार एंड बांग्लादेश। रिमल इंडिया एंड बांग्लादेश। दाना इंडिया एंड फेंगल इंडिया एंड श्रीलंका। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 5 साइक्लोन के नाम मैंने आपको बता दिए जो कि इंडिया को जिसने हाल फिलहाल में ही इंपैक्ट करा है। कुछ ना सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपैक्टेड कंट्रीज कौन सी थी ये पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अपने माइंड में चीजें क्लियर रखनी होगी, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना मैंने आपको बता दिया किस चीज के लिए था। ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, है ना, क्योंकि वहां पे टाइफून आया था, साइक्लोन आया था। ये आपको ध्यान रखना है ना। वैसे ही हाल फिलहाल में बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। उसमें से कुछ प्राइमरी ऑपरेशन के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि ऑपरेशन ब्रह्मा, है ना। ऑपरेशन ब्रह्मा आपने सुना होगा 2025 में। अभी हाल फिलहाल में म्यांमार में क्या आया था? एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, इससे कई लोगों की जान चली गई थी, है ना। उसके उससे लोगों को एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इंडिया द्वारा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए लॉन्च किया गया था? म्यांमार में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इंडिया द्वारा। किस चीज के लिए? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। किसको? म्यांमार को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा याद रहेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन सद्भाव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। टाइफून यगी से इंपैक्टेड जो भी कंट्रीज थी साउथ ईस्ट एशिया की, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इन सबको क्या किया था इन्होंने? एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, है ना। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती किस चीज के लिए? हैती में गैंग वायलेंस हो रहा था, तो उससे इंडियन सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया था। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। किस चीज के लिए? हैती में जो गैंग वायलेंस चल रहा था उससे इंडियन सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया गया था। किस चीज के लिए द्वारा? इंडिया के द्वारा ईरान में जो भी इंडियन सिटीजन्स रह रहे थे उनको बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि इजराइल ने अटैक किया था किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, है ना। तो ईरान में भी हमारे बहुत सारे सिटीजन है, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया था। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंधु 2025 में इजराइल ईरान के टाइम पे ईरान में लॉन्च किया गया। क्यों? ताकि हमारे इंडियन सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? ऑपरेशन ब्रह्मा किस चीज के लिए? म्यांमार में। ऑपरेशन सद्भाव
ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस म्यांमार, लाओस और वियतनाम को। ऑपरेशन इंद्रावती, गैंग वायलेंस हो गया था हैती में, तो उससे इंडियन सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। और फिर ऑपरेशन सिंधु, जो कि ईरान में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? इंडिया द्वारा, ताकि हम अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट कर पाए ड्यूरिंग इजराइल इजराइल एंड ईरान वॉर। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो भी मैं आसपास की चीजें बताते जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करें उसके आंसर देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। जो भी मैं आसपास की चीजें बता रहा हूँ उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। Which UNESCO World Heritage Site in Asia was recognized as the most photogenic by Times Travel in 2024? तो कौन सी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मोस्ट फोटोजेनिक का खिताब मिला है इस बार 2024 में? तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? उसका करेक्ट आंसर है अंगकोर वट, कंबोडिया। ठीक है, इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इस बार मोस्ट फोटोजेनिक होने का खिताब मिला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंकोर वट टेम्पल के बारे में आप जानते होंगे, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, मैं इसकी एक बार पिक्चर्स आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 200 एकड़ में ये पूरा टेम्पल का फैला हुआ है। ये पूरा इनका जो कैंपस है 200 एकड़ में फैला हुआ है। पहले ये विष्णु, जो हिंदू गॉड विष्णु है उनको डेडिकेटेड था, फिर बाद में इसे एक तरीके से बुद्धिस्ट टेंपल बना दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 9 से 13 सेंचुरी के टाइम पे ये बना था और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पे? कंबोडिया में। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि ये जो अंगकोर वट टेम्पल है ये कहाँ पे है? तो कंबोडिया में है। ये आपको ध्यान रखना है। 9 से 13 सेंचुरी के टाइम पे बना था। इसमें बहुत सारे टेम्पल्स है, अराउंड 91 के आसपास टेम्पल्स है, मतलब ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। पहले ये हिंदू गॉड विष्णु को डेडिकेटेड था, बट अब इसे बुद्धिस्ट टेंपल डिक्लेयर कर रखा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अंगकोर वट टेंपल याद रहेगा, कहाँ पे है? कंबोडिया में है। उसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको मोस्ट फोटोजेनिक का किताब मिला है इस बार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में। ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन जो है आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में देखे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक को आपको अच्छी तरीके से देखना है, तभी कुछ बात बनने वाली है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, कंबोडिया की लोकेशन भी देख लो, कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है। म्यांमार के बाद थाईलैंड, यहाँ पे लाओस और नीचे कंबोडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके ईस्ट साइड में क्या है? वियतनाम है। ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? मतलब बायोराइट स्कीम के लिए कितना फंड डिक्लेयर किया गया, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कितना फंड दिया गया? तो करेक्ट आंसर क्या है? 9197 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो मैंने कल आपको बताया था एग्रीश्योर स्कीम, याद होगा एग्रीश्योर स्कीम के बारे में। एग्रीश्योर स्कीम क्या थी? एग्रीश्योर स्कीम थी एग्रीकल्चर के फील्ड में जो भी स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से फंडिंग प्रोवाइड करना। एग्रीश्योर एग्रीश्योर स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था। वैसे ही बायोराइट स्कीम लॉन्च की गई है। इनका नाम याद रखोगे, बायोराइट स्कीम। ये किस चीज के लिए है? बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से फंड प्रोवाइड करना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके लिए टोटल फंड कितना रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? 9197 करोड़ का। ये आप ध्यान रखोगे। तो समझ में आया कि नहीं आया? बायोराइट स्कीम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से फंडिंग प्रोवाइड करना। मेन मकसद किस चीज का है? मेन मकसद है किसका? बायोराइट स्कीम का। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? इसके बारे में आपको आई थिंक सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इंडिया को $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी बनाना तक 2030 का हम लोगों ने टारगेट रख रखा है ना। बायोटेक्नोलॉजी आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि बायो प्लास्टिक आप जानते होंगे है ना। बायो प्लास्टिक क्या होता है? जैसे कि जो डिग्रेडेबल प्लास्टिक है, अभी हम प्लास्टिक ऐसे जानते हैं कि जो कि बहुत हजारों साल तक डिग्रेड नहीं होता है ना, इसलिए वो एनवायरमेंट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। बट अगर हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ले आए तो वो कितनी ज्यादा एक तरीके से एनवायरमेंट के लिए अच्छी बात होगी, है ना। तो उस टाइप की टेक्नोलॉजी पे काम करना क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और बायोटेक्नोलॉजी को ही आगे बढ़ाने के लिए बायोराइट स्कीम लाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी स्टार्टअप है जो इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए बायोराइट स्कीम लाई गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया? नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? ये तो बायोराइट स्कीम के बारे में ही है ना। ये क्लियर हो गया था। 9197 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ गगनयान प्रोग्राम एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लगातार ही बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ना। अभी आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। 1998 में इसे लॉन्च किया गया था। 1998 में लॉन्च किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो जाते हैं और वहाँ पे इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसे लॉन्च किया गया था 1998 में। इसमें इंडिया पार्ट नहीं था, इसमें इंडिया पार्ट
नहीं था। क्वेश्चन आ सकता है क्या इसमें इंडिया पार्ट था? तो इंडिया इसमें पार्ट नहीं था। तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हमारा खुद का ही एक स्पेस स्टेशन हो, तो इसलिए हम लोगों ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में कुछ चीजें आप ध्यान रखोगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में कुछ चीजें आप ध्यान रखोगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम लोग लॉन्च करेंगे कब? 2028 में। कब लॉन्च करेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? हम लोग कब लॉन्च करेंगे? 2028 में लॉन्च करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ऑपरेशनलाइज कब हो जाएगा? 2035 में ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? लॉन्च करेंगे, ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है इसको समझो। देखो कोई भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट होता है, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट होता है, उसको एकदम से आप उठा के तो पहुंचा नहीं दोगे आसमान में, है ना, स्पेस में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग उसको पार्ट बाय पार्ट फॉर्मेट में लेके जाते हैं। तो इसके टोटल हम लोग 5 मॉड्यूल में ले जाने वाले हैं। उसमें से जो पहला मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल है, वो 2028 में हम लोग ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाएंगे। और फिर ऐसे करके हम लोग 5 मॉड्यूल लेके जाएंगे और फिर बाजू को आपस में जोड़ देंगे। और 2035 में क्या होगा? 2035 में एक तरीके से इस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा, है ना? तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है, किससे रिलेटेड? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से रिलेटेड, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से रिलेटेड, कि इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल, क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी इसलिए बता रहा हूं, फर्स्ट मॉड्यूल कब लॉन्च होने वाला है? इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये ऑपरेशनलाइज कब होगा? अगर क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेशनलाइज कब होगा, ऑपरेशनलाइज कब होगा, तो इसके बारे में आप ध्यान रखोगे। ऑपरेशनलाइज कब होगा तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि 2035 में ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है? तो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। क्लियर? क्लियर हो गया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में, है ना? यही पूछा गया है कि कितना फाइनेंशियल आउटले रखा गया है, तो इसके लिए रखा गया है 20,193 करोड़ रखा गया है फर्स्ट मॉड्यूल के लिए, फर्स्ट मॉड्यूल के लिए, जो कि कब लॉन्च होने वाला है? 2028 में लॉन्च होने वाला है, ठीक है? 2028 में लॉन्च होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन समझ में आया कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां पे दुनिया भर के साइंटिस्ट जाते हैं, वैसे ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया का खुद का एक स्पेस स्टेशन होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये कहाँ पे होगा? ये प्लेनेट के हमारे 400 से 500 किलोमीटर के बीच में होगा, 400 से 450 किलोमीटर के बीच में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में होगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है? अभी जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसका इंडिया पार्ट नहीं है, जिसकी फोटो आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये भी अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास ही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लो अर्थ ऑर्बिट में है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। 1998 में इसे भेजा गया था कहाँ पे? स्पेस के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन कौन सी कंट्रीज ने, कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसका नाम देख लो। यूनाइटेड स्टेट के नासा ने किया था, रशिया के रोसकोसमोस ने किया था, यूरोप के ईएसए ने किया था, जापान के जाक्सा ने किया था और कनाडा के सीएसए ने किया था, ठीक है? इंडिया ने नहीं किया था और चाइना ने नहीं किया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। चाइना ने खुद का स्पेस स्टेशन भेजा, उसका नाम आप मुझे बताओगे, ठीक है? चाइना के खुद के स्पेस स्टेशन का नाम आप मुझे बताओगे। और इंडिया के स्पेस स्टेशन का नाम मैंने आपको बता दिया, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है? चाइना वाला का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, ठीक है? तो काफी इजी क्वेश्चन बनते हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझते हो, सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, ठीक है? क्लियर हो गया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्लियर हो गया, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी आपका क्लियर हो गया, है ना? फर्स्ट मॉड्यूल कब होगा? 2028 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ई श्रम पोर्टल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स एज मैंडेटेड फॉर प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर, ठीक है? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, अलग अलग पीसेस में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है। और उसमें क्या पूछा था कि ई श्रम पोर्टल किस चीज के लिए है? ऑप्शन था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में किस चीज के लिए है, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को ये क्या प्रोवाइड करेगा? तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड करेगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? टू फैसिलिटेट एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है? तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं, जैसे कि कूड़ा उठाने वाले हैं, ठीक है, पानी लाके जो इधर उधर करते हैं, वो सब करने वाले हैं, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं, उनको एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी मिल सके, इस चीज के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक तो हम लोग उनकी काउंटिंग भी कर पाएंगे, उनका हमारे पास पूरा डेटा होगा, है ना, कि कितने लोग हैं ऐसे जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्लस वो सोशल सिक्योरिटी से अछूते रह चुके हैं, तो इसलिए उनको एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है? तो मेन मकसद क्या है? सोशल सिक्योरिटी है, ध्यान रखना है, क्या है? सोशल सिक्योरिटी है ई श्रम पोर्टल का मेन मकसद, ना कि एम्प्लॉयमेंट देना। क्वेश्चन क्या आएगा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे कि टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, इसमें बोला कि डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के लिए, तो नहीं। फिर क्या है? टू रेगुलेट ऑपरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स इन इंडिया टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर गिग इकोनॉमी जॉब्स, ठीक है? तो ये सब नहीं है, क्या मेन मकसद है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करना, किसका मेन काम है? ई श्रम पोर्टल का मेन काम है। क्लियर? समझ में आ गया?
ईस्टर्न पोर्टल भी लगातार न्यूज़ में रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, हू विल अज्यूम द चेयर ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ASO-SAI, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन for term 2024 से 2027 ड्यूरिंग द 16th ASO-SAI असेंबली हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है? अब ASO-SAI क्या है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में जान लो। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? अभी क्या हुआ, एशिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ASO एसएआई के जो चेयरपर्सन बने हैं वो कौन बने हैं? वो इंडिया के कैग बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये क्या बने हैं? ये बने हैं अभी रिसेंटली एएसओ एसएआई के चेयरमैन, एएसओ एसएआई के चेयरमैन, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। अभी एएसओ एसएआई क्या है, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सुप्रीम एसएआई सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन क्या है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन क्या है ना। अब आपने कैग के बारे में सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कैग की एक पोस्ट बना रखी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन काम है कि जो पब्लिक के जो पैसे हैं, जो हम लोग के पैसे हैं वो ठीक तरीके से जो हमारी पार्लियामेंट है उसे यूज कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं कहीं वेस्ट कर रही है उसको, है ना। तो उस चीज को चेक करने के लिए कैग नाम की एक पोस्ट बना रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, है ना। आर्टिकल 148 में आपने कैग के बारे में पढ़ा होगा, आर्टिकल 148 के बारे में पढ़ा होगा कैग के बारे में, है ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका मेन काम क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो ढंग से पैसे का इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही, ये चेक करना किसका मेन काम है, कैग का मेन काम है ना। तो जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन क्या है इंडिया का, टैग है ना। तो वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, एशियन कंट्रीज का। तो उसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, इंडिया के ही टैग को बनाया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि 2024 से 27 तक में काम करेंगे। 2024 से 27 तक ये अपने पद पर रहेंगे, एएसओ एसआई के चेयरमैन पर्सन रहेंगे, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि एएसओ एसआई के चेयरमैन किसे बनाया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया, जो कि इंडिया के क्या गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके बारे में आप जानते होंगे, ये कौन है, ये हमारे टैग हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लो, टैग के बारे में आर्टिकल 148 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, है ना। ये क्या है, ये हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इनका मेन काम क्या है, जितना भी ऑडिटिंग करना, गवर्नमेंट का फंड जहां पे जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, कि वो ढंग तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टैग का मेन काम है इसका एक तरीके से पोस्टमार्टम करना, कि इसे ढंग से यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आर्टिकल 148 किसके बारे में बात करता है कि कैग का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। कैग का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका अपॉइंटमेंट करेंगे। और कैग रेजिग्नेशन किसको देगा, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देगा, ठीक है, समझ में आया। आर्टिकल 148 के तहत प्रेसिडेंट एक तरीके से अपॉइंट करते हैं किसको, कैग को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कैग जो है रिजाइन किसको देंगे, वो रिजाइन देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेजिग्नेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बात नहीं करी गई है, वो किसमें बात करी गई है, वो बात की है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 में, इसमें बात करी गई है कि वो रिजाइन कैसे देंगे, ठीक है, किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। और वो ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक सर्व कर सकते हैं, तो 6 साल तक सर्व करेंगे या फिर 65 साल तक सर्व करेंगे, जो भी पहले आ जाए, है ना। या तो 6 साल तक सर्व करेंगे या 65 साल तक सर्व करेंगे। और इनको इनके पद से हटाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इनको हटाने का तरीका वही है जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका होता है, ठीक है। मतलब एक बार वो कैग बन गए तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से नाक में दम कर सकते हैं किसके, सरकार के, है ना। क्योंकि उनको हटाने का तरीका भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही इनको भी हटाया जा सकता है ना। अगर ये खुद से रेजिग्नेशन देते तो बात अलग होती है, रेजिग्नेशन किसको देंगे, वो रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो 15 मिनट में हम लोगों ने अराउंड 7 के आसपास टॉपिक्स को कवर कर लिया, 7 to 8 के आसपास टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। तो ये जो 7 से 8 टॉपिक थे सितंबर महीने के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। 2 पार्ट में हम लोग ऑलरेडी वीडियो ला चुके हैं, पहला पार्ट मिल चुका है आपको, सेकंड पार्ट ये था, और एक और पार्ट आएगा, उसमें पूरा सितंबर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अक्टूबर 2024 पे जाएंगे, ठीक है। तो मंथ वाइज हम लोग कवर करें, इसको ध्यान से देखो। और इस वीडियो को एक तरीके से आपको याद करने की भी कोशिश करनी है, और जो पीडीएफ है उसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।